देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे ले रहे हैं हम। आइडिया का रियल फिगर्स ले रहे हैं। स्पॉट प्राइस चल रही है 8.95, उसकी 27 अगस्त की फ्यूचर प्राइस चल रही है 9.05। ठीक है। अब मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूं, अगर प्रैक्टिकली आपको ये आर्बिट्रेज करना है, सोचो एक बार, तो आप अगर पैसे लगाते हो, है ना, इसमें जितना भी पैसा इन्वेस्ट होता है, मुझे बताओ क्या आपको लोन लेने की जरूरत है? प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं, एक बार इसको भूल जाना कि आप इससे कंसेप्ट से कर रहे हो, इस कंसेप्ट से लिंक कर लेंगे फिर हम। अगर मैं आपको बोलता हूं कि 10,000 रुपए से आप आर्बिट्रेज करो, तो क्या आप यहाँ पे लोन और उसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके चलोगे? क्या नहीं करोगे? तो मैं सिंपल सा ये बोल सकता हूँ आपको कि जो बोरोइंग का कंसेप्ट है वो यहाँ पे नहीं लगाना, या फिर ये मैं बोल दूं कि लोन लेना है तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना। ठीक है। तो मैं रेट लिख तो रहा हूँ यहाँ पे, पर वो मैं रेट कितनी लिख रहा हूँ? 0% लिख रहा हूँ, एक बार आपको प्रैक्टिकली समझने के लिए। फिर इस जीरो को चेंज करके आप कुछ भी कर लेना, जितना आपको लोन लेना हो उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। चलो, अब करना क्या होता है हमें? सॉल्यूशन। चलो, कितना दिन माने, आज क्या डेट हो गई? 16 हो गई ना आज। तो अभी कितना टाइम है? 11 डेज। 11 डेज थियोरिटिकल फ्यूचर प्राइस कोई निकाल के बता सकता है क्या यहाँ पे? सेकंडों में निकलेगी, सेकंडों में। कौन बताएगा मुझे? अच्छा, आज 15 है क्या? 12 डेज कर देते हैं इसको। कौन बताएगा 12 डेज थियोरिटिकल फ्यूचर प्राइस क्या होगी? क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम? S0 इंटू ERT। S0 कितना है? 8.95। ERT कितना है? R0 है, T है आपका 12/365। कितना आ जाएगा? 8.95। प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं, देखो प्रैक्टिकली आर्बिट्रेज हो सकता है क्या, चेक कर रहे हैं। ओके है यहाँ तक सबको? ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या बोली थी मैंने, अगर स्टेप वाइज चले तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या थी? एक्चुअल को और थ्योरेटिकल को कंपेयर कर लो। देखो, सिंस एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस, देयरफॉर 27 अगस्त आइडिया फ्यूचर इज क्या है? ओवर वैल्यूड, है ना, ये ओवर वैल्यूड है। और ओवर वैल्यूड को क्या करते हैं हम? देयरफॉर इट शुड बी क्या? सोल्ड। अब थोड़ा सा फील करो क्योंकि प्रैक्टिकली सोल्व कर रहे हो आप। चलो, आज मुझे बताओ कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना है? कोर्स ऑफ एक्शन टुडे कौन बताएगा? एफ तो माइनस कर दूं, वेरी गुड, एफ माइनस कर दिया। चलो, मैंने क्या रेट पे एफ माइनस होगा? 8.95, नहीं सॉरी, कितना रेट चल रहा है? 9.05। 9.05 की रेट से तो एफ माइनस कर दिया। एफ माइनस करने पे कुछ होगा क्या लेना देना? बोलो फटाफट। कुछ नहीं होगा। ठीक है। सेकंड, स्पॉट में शेयर खरीद लो आइडिया का। क्या रेट पे मिल रहा है? 8.95 पे। तो जेब से कितने रुपए जाएंगे? 8.95 रुपीज जाएंगे। ठीक है, 8.95 रुपीज चले गए जेब से। अब ये पैसे आएंगे कहां से? लोन ले लो क्या इसका? अब आप बोलोगे लोन क्यों लूं? लोन ले लेते हैं ना, खुद से ही लोन ले लेते हैं, ब्याज नहीं देना पड़ेगा। समझने के लिए बोरो कर लेते हैं 8.95। तो देखो आज का इनफ्लो आउटफ्लो कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है। अब देखो कितने मजे आएंगे आप। 27 अगस्त को क्या मजे आने वाले हैं आपको, देखना। 27 अगस्त को 2020 को कुछ भी प्राइस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो प्रॉफिट होके ही रहेगा। मैं मान रहा हूं, क्या रेट है? प्राइस मान लेते हैं 8 रुपए हो जाती है।
प्राइस मान लेते हैं 9.05 हो जाती है, प्राइस मान लेते हैं 15 रुपए हो जाती है आइडिया की। इन सब सिचुएशन में एक बार चेक करते हैं हमारे साथ क्या होने वाला है। चलो देखो, जो आपने फ्यूचर खरीदा था या बेचा था उसको तो प्लस कर लो, एफ प्लस कर लेंगे। एफ प्लस करने पे कोई लेना देना नहीं होता, आपको पता है। पर यहाँ एफ प्लस करने का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ऑफ करना। और स्क्वायर ऑफ जब भी ट्रांजेक्शन होती है तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेटलमेंट होता है। तो प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट कैलकुलेट करके बताओ मुझे। चलो कौन बताएगा, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट। देखो मैंने 9.05 पे ले रखा है एफ, प्रॉफिट होगा क्या यहाँ पे, ये लॉस होगा। गलत लिख रहे हो आप लोग, सही क्या 1.05। ओके देखो यहाँ पे 1.05 का प्रॉफिट, यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, और यहाँ पे 5.9 कैसे लिखा है, 5.95, यहाँ पे लॉस होएगा 5.95 का। ठीक है, ये तो ओके है सबके लिए। जो शेयर मैंने खरीद रखा था आइडिया का, उसको क्या कर दो, बेच दो स्पॉट में। शेयर बेचेंगे तो रुपए आएंगे हमारे पास, इससे 8 रुपए आएंगे, इससे 9.05 आएंगे, इससे 15 रुपए आएंगे। ठीक है जी। और जो लोन मैंने लिया था मेरे दोस्त से, उसको कोई ब्याज देना नहीं है, पॉकेट में लिया था लोन, तो रीपे कर देता हूँ मैं लोन को। रीपे द लोन, है ना। लोन कितना रीपे करना पड़ेगा, जितना लिया था उतना का उतना पे कर दो, क्योंकि इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये हो जाएगा -8.95, -8.95, -8.95। चलो प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखो, प्रॉफिट आ रहा है क्या, 10 पैसे का, 10 पैसे का प्रॉफिट आ रहा है। अब आप बोलोगे कौन दिमाग लगाएगा 10 पैसे के लिए, तो इन्वेस्ट भी तो 8 रुपए किए थे। इन्वेस्ट कौन से करोड़ों किए थे आपने, आपने जेब से 9 रुपए लगा के 10 पैसे कमाए हैं। तो क्या रेट बता सकते हो क्या आप, यील्ड, क्या यील्ड रही है आपकी। आपने 10 पैसे कमाए हैं, कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे आपने अपनी जेब से, 8.95, 8.95 इंटू 100 करो, 1.12% की इनकम करी है आपने 12 दिनों में। तो यील्ड पर एनम कितनी होगी देखना, अगर इसको पर एनम में कन्वर्ट करूं मैं, 1.12 तो 12 दिनों का है ना, तो 365 दिन का कितना होगा, 34% रिटर्न किस में कमाते हैं हम, बताओ मुझे। पहली बात तो ये आर्बिट्रेज है, रिस्क लेस है। 34% रिटर्न मिलता है क्या, बैंक एफडी में कितना रिटर्न मिलता है आपको पूरे साल भर में, 8% का रिटर्न मिलता है। 4.5% तो सेविंग में मिलने लगे आजकल, है ना। एफडी में 7-8% तक का, 9% तक का आपको ब्याज मिलता है। 34% कमा रहे हो आप बिना किसी रिस्क लिए, बुरी बात है क्या। और ये रियल डेटा से बताया मैंने आपको, कोई फेक फिगर्स भी नहीं लिखाई। अब इसमें छोटा मोटा थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन किस चीज का है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट का, है ना। हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं ली, पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट कभी भी इतनी नहीं होती। देखो आप केवल इतने से डेटा को देखो, 12 दिन में आपने 1% कमाया है, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो बहुत कम होती है। इस केस में आप कैलकुलेट करोगे तो आराम से आपको आर्बिट्रेज प्रॉफिट मिल जाएगा शेयर। ठीक है जी, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बिल्कुल का किया जा सकता है। पर अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना, अभी केवल और केवल पढ़ाई करनी है सीएमए फाइनल। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ मॉड्यूल वाले। अब आपको और भी देखने, ऐसे कर करके आप रियल फिगर्स को ट्रैक करके कर सकते हो। हाँ जी, एक इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिया था मैंने आपको होमवर्क करने के लिए, हो गया क्या सबसे।
सबसे हो गया। आर्बिट्रेज प्रॉफिट आ रहा है सबका सेम। आपने टेबल बनाई है ना, मॉड्यूल के हिसाब से सोल्व मत करना, जो मैंने बोला था वो टेबल बनाना पूरी। कितना आ रहा है बताओ आर्बिट्रेज प्रॉफिट? 2 क्वेश्चन थे इसमें, कितना आ रहा है अमाउंट बताओ। अगर शेयर 600 का चल रहा है, अगर फ्यूचर प्राइस 636 की चल रही है, तब तो 22.35 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर फ्यूचर प्राइस 600 की चल रही है तो 13.65 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ओके है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 4 भी हो गया हमारा और 3 तक हो गया हमारा। आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाओ। 500 होगा ना, 500 क्या होगा? इलस्ट्रेशन 4 में बोल रहे हो क्या? क्या होगा 500? 500 रुपए का होगा आर्बिट्रेज प्रॉफिट। हर्ष, हाँ 500 शेयर्स है तो एक का आप प्रॉफिट निकाल लो, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो। 500 के लॉट होने का मतलब क्या होता है कि आप हमेशा 500 शेयर्स के मल्टीपल में ये ट्रांजेक्शन कर पाओगे, है ना। आप चाहो एक शेयर से कर लूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ तो बिल्कुल पूरा फिगर लिख के आओगे। जैसे एक आइडिया वाला देखो, आइडिया वाले में आपको मार्केट लॉट कितना दे रखा है, यहाँ पे देखना, 1,40,000 शेयर्स का मार्केट लॉट है ये फ्यूचर्स में। मतलब आप एक, जैसे मैंने अभी आइडिया की आपको कैलकुलेशन करके बताई एक शेयर की, तो एक शेयर नहीं कर पाओगे आप। वहां पे आपको 1,40,000 शेयर्स की एक साथ ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, तब वो आर्बिट्रेज होगा। चलो इलस्ट्रेशन 5 पे आ जाओ। ए लिमिटेड, एक तो इसमें थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस पूछी है आपको, है ना, वो आप निकाल सकते हो। स्पॉट प्राइस दे रखी है, डिविडेंड एक्सपेक्टेड दे रखा है 2 महीने के बाद में, और 6 महीने की एक्चुअल फ्यूचर प्राइस दे रखी है। अब इसका मैंने आपको थ्योरेटिकल निकलवा भी दिया था। देखो ए लिमिटेड का तो निकाला हुआ है यहाँ पे, ये रहा। ए लिमिटेड की थ्योरेटिकल प्राइस कितनी आई है? 4707.93। चलो बताओ एक्चुअल फ्यूचर क्या है, अंडर वैल्यूड के ओवर वैल्यूड? 6 मंथ का जो एक्चुअल फ्यूचर है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है? ओवर वैल्यूड कहाँ है? अंडर वैल्यूड है। ठीक है, अंडर वैल्यूड है। और अंडर वैल्यूड है तो क्या होता है कोर्स ऑफ एक्शन? कोर्स ऑफ एक्शन टुडे क्या होगा? एफ प्लस करूंगा, एस माइनस करूंगा, तो पैसे क्या करूंगा? इन्वेस्ट। पक्का कर सकते हो आराम से। इन्वेस्ट क्या रेट से करेंगे? 9% की रेट से। आर्बिट्रेज प्रॉफिट कितना आएगा? अब देखो टेबल बार बार हम नहीं बना सकते, शॉर्टकट से आर्बिट्रेज प्रॉफिट बता दो कितना आएगा। टेबल बना के देखोगे तो भी उतना ही आएगा। 107.93 का आएगा। पूछा क्या देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट एक्शन शुड फॉलो टू बेनिफिट फ्रॉम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है, ए लिमिटेड के केस में हमने निकाल दिया आंसर। एफ प्लस करना है, एस माइनस करना है, और जो पैसा आए उसको इन्वेस्ट करना है। चलो बी लिमिटेड पे आ जाओ। बी की स्पॉट प्राइस दे रखी है, डिविडेंड दे रखा है 3 महीने के एंड पे,
6 महीने की फ्यूचर प्राइस दे रखी है, तो आपको दो काम करने हैं इसमें। एक तो बी लिमिटेड का आपको निकालना है 6 मंथ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। चलो करो कैलकुलेट फटाफट बताओ, बी लिमिटेड की 6 मंथ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस कितनी होगी? $376.57, 376.57 सही गई। चलो दो लोगों का आ गया, मतलब मान सकते हैं इसको सही। हाँ, ये तो आपकी एक दो आंसर पूछे हैं, इसमें एक आंसर तो ये निकाल दिया आपने। दूसरा उन्होंने पूछा है कोर्स ऑफ एक्शन। चलो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा पता करो। तो कोर्स ऑफ एक्शन कैसे निकालते हैं हम? इसको कंपेयर कर लो, एक्चुअल से कंपेयर करोगे तो एक्चुअल क्या है, ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड? यहाँ पे एक्चुअल जो है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है? अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड कहाँ पे है? ओवर वैल्यूड है ना दक्षिता। दक्षिता दोबारा चेक करो डेटा। दक्षिता एक्चुअल प्राइस कितनी है देखो 390, और थ्योरेटिकल प्राइस कितनी है 376। तो ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड को क्या करते हैं, सेल कर दो। तो एफ को माइनस करेंगे, एफ माइनस करेंगे तो एस ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, और साथ में पैसे क्या करने पड़ेंगे, बोरो। बस इतना आंसर उन्होंने इतना ही पूछा है। मतलब आंसर तो आप दो ही बातें लिख के आओगे तो चल जाएगा, एफ माइनस और एस प्लस, इतना सा लिखना है आपको। सर सॉरी डिविडेंड नहीं हटाया T6 पे, 356.57 आना चाहिए आफ्टर डिविडेंड। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं फिर? बाकी लोगों ने नहीं किया क्या कैलकुलेट? अच्छा डिविडेंड तो किया ही नहीं, अच्छा ऐसी बात हो गई। यू आर प्लेइंग प्रैंक। दोबारा कैलकुलेट करो, चलो दोबारा रिपीट करो क्वेश्चन वापस, अच्छे से कैलकुलेट करो। डिविडेंड की टाइमिंग देख लेना कब दे रखी है। डिविडेंड की टाइमिंग है 3 मंथ के एंड पे। तो पहले तो डिविडेंड को 3 महीने पीछे लाओगे आप, और फिर पूरी वैल्यू को 6 महीने आगे ले जाओगे। इस तरीके से करना होता है इसको। निकालो अब, थ्योरेटिकल प्राइस निकाल के बताओ कितनी आएगी। 355 पॉइंट। अभी भी गड़बड़, अभी भी लोचा। अभी भी देखो तीन आंसर है और तीनों अलग आ रहे हैं। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? जल्दी बताओ सब लोग, ताकि पता लग जाए राइट आंसर क्या है। बी लिमिटेड का राइट आंसर आ रहा है आपका 356.31, 356.31 आ रहा है। सबके गलत, सबके गलत।
ये आ रहा है आंसर। $356.2 इसके आसपास तो चल जाएगा। अब ये क्या मिस्टेक कर रहे हो आप, मुझे पता नहीं। एक ही तो फॉर्मूला लगाना है आपको। सबके अलग अलग क्यों आ रहे हैं आपके? 6 डिजिट तक लेना ERT मैच हो जाए तक। ERT की वैल्यू को है ना 6 डेसिमल प्लेसेस तक लेके सॉल्व करना। चलो लमसम लमसम 356 पॉइंट समथिंग आ रहा है सबका। अब देखो ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड है तो F माइनस होगा S प्लस होगा। दिस इज द स्ट्रेटेजी। ठीक है, चलो एक और ट्राई करते हैं, देखिए क्या मिस्टेक हो रही है आपसे पता लग जाए। डी लिमिटेड का कैलकुलेट करो। डी लिमिटेड का 6 मंथ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकालो कितना आता है। सही से करना। ERT की वैल्यू को 6 डेसिमल प्लेसेस तक लेके करना सॉल्व। और अब की बार जो डिविडेंड की टाइमिंग है वो 4 मंथ पे है। 50 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है 4 मंथ के एंड पे। हाँ जी, एक आंसर आ गया 890.67। भी देख लेते हैं। वेरी गुड, दिस इज परफेक्ट। 890.67। तो अब की बार आ गया ना, आपका मैच हो गया सबका। ठीक है, चलो अब इसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, देखो एक्चुअल प्राइस चल रही है 920, जो कि इससे ज्यादा है, मतलब ओवर वैल्यूड है, तो F माइनस कर दो, S प्लस कर दो। तो स्ट्रेटेजी बहुत इजी है, बस केवल उसको प्रूव करना है ना, उसमें टाइम लगता है। कर सकते हो वैसे क्वेश्चंस आप लोग। तो अगर फ्यूचर्स, देखो जितना क्लैरिटी से रखना टॉपिक्स को। अभी हम फ्यूचर्स पढ़ रहे हैं, ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे हैं। ऑप्शंस पढ़ेंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें। तो फ्यूचर्स में अगर आपको आर्बिट्रेज करना है तो दो ही स्ट्रेटेजी बनती है, F माइनस एस प्लस या फिर F प्लस एस माइनस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो ऑप्शन का है। इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाते हैं। प्राइस ऑफ कॉम्पैक्ट स्टॉक of a face value of ₹10 on 31st December 2013 was 414। बताओ ये स्पॉट प्राइस है या फ्यूचर प्राइस है? 414 रुपए क्या है? शेयर की प्राइस है या डेरिवेटिव की प्राइस है? स्पॉट प्राइस। ठीक है, दिस इज S0। फ्यूचर प्राइस ऑन द सेम स्टॉक ऑन सेम डेट फॉर March 2014 वॉज 444। ये आपकी क्या हो गई? बताओ कितने मंथ फॉरवर्ड प्राइस है ये? देखो 31 दिसंबर को मार्च की प्राइस दे रखी है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च। दिस इज 3 मंथ फ्यूचर प्राइस।
ठीक है, 3 मंथ फ्यूचर हो गई। अदर फीचर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आर एज फॉलोज। टाइम टू एक्सपायरी 3 मंथ्स, ठीक है, हमने भी कैलकुलेट कर लिया, इन्होंने भी बता दिया। टाइम टू एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं उसको एक्सपायर होने में 3 महीने है। एक्सपायर होने का मतलब क्या होता है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हमने कर रखी है फ्यूचर्स में उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ का मतलब आप जान चुके हो, अगर फ्यूचर प्लस कर रखा है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, फ्यूचर माइनस कर रखा है तो उसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। एनुअल डिविडेंड ऑन द स्टॉक ऑफ 30%। लो जी, डिविडेंड की बताओ क्या दे रखी है आपकी बार? एनुअल डिविडेंड ऑन द स्टॉक ऑफ 30%। अगर डिविडेंड की रेट दे रखी है 30%, तो वो किस पे अप्लाई होगी, फेस वैल्यू पे या मार्केट वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे होगी ना। और पेएबल कब है ये? 31 मार्च को। बिफोर 31 मार्च का मतलब है आप 31 मार्च को पेएबल मान के चलोगे इसको। ठीक है, 31 मार्च को पेएबल है। 30%, 10 रुपए की फेस वैल्यू है इसकी, तो 3 रुपए हो गया डिविडेंड। ठीक है, तो 3 रुपए का डिविडेंड हो गया आपका। 3 रुपीज का डिविडेंड है और वो पेएबल कब है? T3 पे, 3 महीने बाद। बोरोविंग रेट दे रखी है 20% की। बेस्ड ऑन द वो इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट फ्यूचर प्राइस फॉर कॉम्पैक्ट स्टॉक ऑन 31 दिसंबर। कैलकुलेट फ्यूचर प्राइस मतलब कौन सी फ्यूचर प्राइस? एक्चुअल फ्यूचर प्राइस तो दे रखी है, थ्योरेटिकल पूछ रहे हैं कुल मिला के। चलो जी कैलकुलेट करो फटाफट। डेटा में लिख देता हूँ यहाँ पे। S0 दे रखा है आपको 414, रेट दे रखी है आपको 20%, डिविडेंड दे रखा है आपको एट T3 3 रुपए का, और आपको करना है 3 मंथ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट। कर सकते हो? चलो जी ट्राई करो। थ्री मंथ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करना है यहाँ पे आपको। और 32.22 चेक कर लेते हैं आंसर। ना जी ना, दिस इज रॉन्ग। अच्छा सही है, ओके करेक्ट है। 432.23 आ रहा है इनका, अपना 432.22 एक ही बात है। ओके जी, दिस इज राइट आंसर। बाकी लोग भी निकाल लो फटाफट। 432.22 इज द थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। ठीक है, वर्सेस 3 मंथ की एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्वेश्चन में दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? 444। चलो अब क्वेश्चन में और क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में एक तो ये रेट पूछी थी, ये हमने निकाल दी। प्लीज आल्सो एक्सप्लेन वेदर एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट। बताओ है क्या आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी? इज देयर एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी? यस, बताओ क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा? फ्यूचर महंगा है तो फ्यूचर सेल करेंगे बेटा। हर्ष गलत आंसर दिया आपने। एफ माइनस करेंगे, एस प्लस करेंगे, दिस इज द आर्बिट्रेज। हर्ष पता लग गया?
अब तो देखो ये बोरिंग होने लग जाता है, थोड़े टाइम बाद ऐसे लगने लग जाता है ये तो कोई भी कर देगा, पर इसको करोगे बार बार तभी प्रैक्टिस बनेगी इसकी। ठीक है। अब की बार एक्सप्लेन करना है आपको, तो आपने केवल कोर्स ऑफ एक्शन बताने से नहीं चलेगा, पूरा एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। एक्सप्लेन जैसे मैंने आपको टेबल बनवाई है वो 2 टेबल बनानी है आपको, टुडे वाली टेबल बनाओगे और 3 मंथ्स लेटर वाली टेबल बनाओगे। उसमें 3 प्राइस अज्यूम करनी है कोई भी आपके मन से। एक प्राइस 4444 के नीचे होनी चाहिए, एक 444 होनी चाहिए, एक उसके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। चलो अब देखते हैं आर्बिट्रेज का, और कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये रहा देखो, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे आर्बिट्रेज का, और ये आपको होमवर्क में लिख देता हूं मैं। आपको शेयर की करंट प्राइस दे रखी है, उसकी 6 मंथ की फ्यूचर प्राइस दे रखी है, आपको बोरोइंग रेट दे रखी है 12%, एक तो थ्योरेटिकल रेट पूछी है जो कि नहीं पूछेंगे तो भी निकालनी पड़ेगी, और आर्बिट्रेज पूछा है। कर दोगे इसको? बोलो जी फटाफट, कर दोगे क्या इसको? ठीक है। चलो ये एक क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 9, और आप ना पूरी टेबल बना के देखा करो। चलो आर्बिट्रेज के क्वेश्चंस नहीं है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम हमारे हेजिंग पे। देखो ये एक और क्वेश्चन है जो ये भी आर्बिट्रेज का ही क्वेश्चन है, इसको और ट्राई कर लेते हैं पहले। इलस्ट्रेशन नंबर 8, सुपर पॉलीकार्बन्स लिमिटेड has the following information about LDPE and HDPE granulas, raw material used for manufacturing plastic films, polyfilms and plastic sheets। तो ये नाम पढ़ के घबराना नहीं है, ये रॉ मटेरियल के नाम है ना। 2 तरह के रॉ मटेरियल यूज करती है कंपनी, LDPE ग्रेनुलाज एंड HDPE ग्रेनुलाज। ओके, LDPE का डेटा देखते हैं एक बार, HDPE को छोड़ो। करंट मार्केट प्राइस, स्पॉट प्राइस दे रखी है 75 पर केजी। हाँ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जैसे कि हम ये कंसेप्ट शेयर्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा कंसेप्ट? स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस वाला। एज इट इज ये कंसेप्ट किस पे अप्लाई होगा? कॉमोडिटी पे, और कॉमोडिटी कुछ भी हो सकती है, गोल्ड सिल्वर भी हो सकता है, अदर कॉमोडिटीज भी हो सकती है। तो यहाँ पे बताओ मुझे, ये शेयर्स का क्वेश्चन है या कॉमोडिटी का क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन इज फॉर कॉमोडिटी। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपने पढ़ रखा है एज इट इज अप्लाई होगा। ठीक है, कहीं कोई दूसरी कंसेप्ट दिमाग में लाने की जरूरत ही नहीं। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। स्पॉट प्राइस मतलब आज अगर ये रॉ मटेरियल खरीदते हो तो कितने रुपए में मिलेगा आपको? 75 रुपीज में मिल जाएगा आज ये रॉ मटेरियल। इसकी कैरिंग कॉस्ट दे रखी है आपको, अगर ये रॉ मटेरियल आज आप खरीदोगे तो इसकी कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 4% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। बताओ कैरिंग कॉस्ट का क्या मैंने आपको कहीं पे जिक्र किया था क्या? याद आ रहा हो तो आपको? किया हुआ है तो कोई नई चीज नहीं है, ऐड हो जाएगी। परफेक्ट, किस में ऐड हो जाएगी? कॉस्ट में। फिर देखो 3 मंथ की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 500 किलो का, 500 किलो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस 500 kg? दिस इज लॉट। मतलब आप ट्रांजेक्शन करोगे तो कम से कम 500 किलो की ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, 500 किलो के मल्टीपल में ही ट्रांजेक्शन पॉसिबल है। 500 किलो की थ्योरेटिकल एक्चुअल फ्यूचर प्राइस दे रखी है आपको 38,500। चलो रिस्क फ्री रेट दे रखी है 12%,
एडवाइज ऑन द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन। पहले तो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि ये आर्बिट्रेज का क्वेश्चन है? देखो क्वेश्चन में आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन में आपको ये देखना है एक्चुअल में क्या इसको रॉ मटेरियल खरीदने की कहीं रिक्वायरमेंट बता रखी है क्या, ये बताओ मुझे आप। कहीं भी क्वेश्चन ने ये बोला है क्या कि इसको रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है? अच्छे से क्वेश्चन रीड कर लो और बताओ। नहीं, जब कभी एक्चुअल रिक्वायरमेंट होगी ना तो हम हेजिंग करेंगे, और जब कभी एक्चुअल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं दे रखी तो हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेज। मतलब हमें कुछ खरीदना नहीं है तो क्या करना है क्वेश्चन में, आर्बिट्रेज करके पैसे कमाने हैं। और अगर हमें एक्चुअल में कुछ खरीदना होता तो हम सोचते हैं इसको हेजिंग कैसे करें। हेजिंग का मतलब कि फ्यूचर में कोई फ्लक्चुएशन से हमें फर्क ना पड़े। तो हेजिंग का टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है आर्बिट्रेज का, ये कर लो। देखो सेम वही तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या होती है फर्स्ट स्टेप, फटाफट बताओ। फर्स्ट स्टेप क्या होती है, थ्योरेटिकल। वेरी गुड। चलो तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम पहले एलडीपीई। एलडीपी के लिए निकाल रहे हैं, इसका फर्स्ट स्टेप है हमारा 3 मंथ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करनी है आपको। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला जो लगाना है यहाँ पे S0 इंटू ई की पावर R प्लस सीसी हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखना, इंटू टी। ये फॉर्मूला काम आएगा यहाँ पे। एग्री हो सब इस चीज से, किसी को डाउट तो नहीं है ना? कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट है तो रेट में ऐड हो जाएगी, और वो परसेंटेज में दे रखी है तो डायरेक्ट रेट में ऐड कर दो। अमाउंट में दी हुई होती तो अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ता। S0 कितना है देखो, S0 है 75 रुपीज। अच्छा ये पर केजी निकाल रहे हैं हम, ध्यान रखना। लोड उसको 500 केजी में दे रखा है, कन्वर्ट कर लेंगे बाद में। 75 इंटू ई की पावर आर कितना दे रखा है, 12%। आर 12 है और ये 4% है, तो ये आपका हो जाएगा 0.12 प्लस 0.04 इंटू 3/12। चलो जी कैलकुलेट करो, व्हाट विल बी द थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस पर केजी। $78.06, ये पर केजी है ना। पर लोड साइज दे रखी है आपको क्वेश्चन में, लोड साइज कितनी है, 500 केजी की। देयरफॉर 3 मंथ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस पर लोड कितना होगा, पर लोड लिख दो या पर 500 केजी लिख दो, कर दो मल्टीप्लाई इसको 500 से, कितना हो जाएगा 39030। चलो फर्स्ट स्टेप तो आपकी हमेशा ये होती है, सेकंड स्टेप क्या होती है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्या है, कम है ना, लेस देन 3 मंथ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। देयरफॉर एक्चुअल फ्यूचर इज अंडर वैल्यूड, therefore it should be bought। ठीक है, चलो आर्बिट्रेज करना है आपको, तो आर्बिट्रेज के लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी, आज क्या करना है हमें, F माइनस करो S प्लस करो, यही करना है। और ये करेंगे तो साथ में क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। उल्टा बता दिया आपने तो। F तो प्लस करना है ना,
क्या कर रहे हो? एफ प्लस करना है, एस माइनस करना है, और पैसे जो आएंगे एस बेचने से उनको इन्वेस्ट कर देना। देख लो स्ट्रेटेजी आपकी, ये रही, बाय फ्यूचर सेल स्पॉट। तो ये तो एलडीपी का हो गया, ठीक है। एचडीपी का और करना है। क्लियर है क्या सबको यहाँ तक? एलडीपी में किसी को दिक्कत हो? क्लियर। एचडीपी में आ जाओ। देखो एचडीपी की स्पॉट प्राइस दे रखी है 500 रुपए पर क्विंटल पर क्वार्टर, पेबल आफ्टर 2 मंथ्स। हाँ जी, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपकी कैरिंग कॉस्ट दे रखी है, और 44,600 की आपकी एक्चुअल फ्यूचर प्राइस दे रखी है। चलो ये कौन करके बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला यहाँ पे आप खुद लगा के दिखाओ। मैंने आपको बता रखा है इसको सोल्व करने का तरीका। अच्छा, इसमें पर यूनिट से मत निकालना, आप इसको पर 500 केजी से ही निकाल देना डायरेक्ट। मतलब एच डी पी ई, इसकी जो स्पॉट प्राइस है ना, इसको भी 500 केजी में कन्वर्ट कर लो। तो स्पॉट प्राइस कितनी दे रखी है? 85 रुपए दे रखी है ना, 85 इंटू 500 करो। 42,500 दे रखी है, मतलब 42,500 आएगी। अब आप इसकी निकाल लो 3 मंथ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। चलो आप ट्राई करो एक बार, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होना चाहिए। यहाँ पर जो कैरिंग कॉस्ट दे रखी है वो परसेंटेज में नहीं दे रखी, वो अमाउंट में दे रखी है। फोर 3,844। गलत है। दिस इज रॉन्ग। 44,300 आ रहा है इनका। सौरभ का आ रहा है 44,300, और बाकी लोगों का? चलो अब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना था। तो बहुत सिंपल है, लॉजिक मैंने आपको समझाया था। S0 लिखना ही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। प्लस, जैसे डिविडेंड हम इसमें से माइनस करते हैं, वैसे कैरिंग कॉस्ट इसमें क्या कर दो, प्लस।
कैरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई ईआरटी। डिवाइडेड बाई ईआरटी करने का मतलब क्या है, कैरिंग कॉस्ट कब लग रही है, 2 महीने बाद, तो इसको 2 महीने में पीछे लेके आ रहा हूं एक बार कैरिंग कॉस्ट को। अब इन दोनों फिगर को मैं कहाँ ले जाऊंगा, 3 महीने आगे ले जाऊंगा, हो गया काम। तो एक तो इस तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हो आप, एक अल्टरनेटिव और होता है वो भी लगा सकते हैं, पर इससे काम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप लिखोगे 42,500, यहाँ पे देखो 100 रुपए पर क्विंटल की चार्ज दे रखी है, और टोटल 5 क्विंटल है तो 500 रुपए हो जाएगा ना। हाँ उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीसी को 1 महीने आगे ले जाओगे तो भी एक ही बात है। ईआरटी में ई आर कितना आएगा 0.12, टी कितना आएगा 2/12। मतलब पहले तो मैं इसको 2 महीने पीछे लेके आ गया, अब इस पूरी वैल्यू को 3 महीने आगे ले जाऊंगा। अब ये तो लॉजिक जिसको समझ में आया वो अपने आप कर सकता है, किसको पीछे लाना है किसको आगे ले जाना है। इसका दूसरा अल्टरनेटिव तरीका जो आपने किया है वो भी कर सकते हो आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा है वो भी लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला आपको। इस तरीके से भी कर सकते हो, S0 इंटू ईआरटी करो एक तो, है ना, इसमें कैरिंग कॉस्ट ऐड कर दो, तो कैरिंग कॉस्ट इंटू ईआरटी कर दो, तो S0 42,500 इंटू ये वाली जो ईआरटी होगी ये तो होगी 3 महीने की, है ना, क्योंकि स्पॉट 0 पर खड़ा है। कैरिंग कॉस्ट कब खड़ा है 500 रुपए, 2 महीने के बाद में, तो यहाँ पे जो ईआरटी लगाएंगे वो लगाएंगे 1 महीने, क्योंकि इसको 1 महीने आगे ले जाना है। दोनों तरीके से सोल्व करने पे आंसर एक ही आएगा। कितना आ रहा है बताओ, 44,300 आंसर आना चाहिए आपका अप्रोक्स। क्लियर है क्या? सब लिखेंगे, अब सब मैसेज कर दो एक बार, जिसको क्लियर नहीं है वो अभी बता दो, वापस रिपीट कर दूंगा मैं। इसमें एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितनी दे रखी है 3 महीने की, 44,600। तो चलो बताओ मुझे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा यहाँ, ओवर वैल्यूड है ना, एफ माइनस कर दो, एस प्लस कर दो, एस प्लस करेंगे तो पैसा क्या करना पड़ेगा, बोलो। सबको क्लियर है? चलो अच्छा, देखो ये स्ट्रेटेजी लिखना, इसमें तो अब किसी को कोई डाउट नहीं है, इसको केवल और केवल आपको, मेरी राय ये है कि 2-3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस जरूर कर लेना, छोड़ मत देना। 7th में एक चीज पूछनी है, ओके जी 7th क्वेश्चन निकालते हैं। हाँ ये है 7th क्वेश्चन, बोलो। सर इसमें डिविडेंड T3 के लिए बोला है, हाँ जी डिविडेंड बिल्कुल T3 के लिए बोला है, सही है, कर सकते हो ना, एड नहीं लेस करना है डिविडेंड को, डिविडेंड को तो लेस करेंगे ना, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला बना सकते हो आप चाहो तो, इसको ऐसे कर सकते हो S0 इंटू ERT माइनस D3, मतलब डिविडेंड पे कोई ERT का कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसने लॉजिक पकड़ रखा है वो ये सब चीजें सोच सकता है, और सोचना वैलिड भी है, बनता है सोचना। तो इस तरीके से करोगे तो भी आंसर वही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, लॉजिक बहुत सिंपल है, आपको हर चीज को एक्सपायरी वाले डेट पे ले जाके छोड़ना है। अब जो चीज ऑलरेडी एक्सपायरी वाले डेट पे ही है उसको एज इट इज एडलेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आर्बिट्रेज का जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका, हेजिंग का। देखो इस फ्यूचर्स में 4 ही टॉपिक है केवल, फ्यूचर्स में टोटल मिला के 4 ही टॉपिक थे आपके। पहला वैल्यूएशन है जो कि अब आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। दूसरा स्पेकुलेशन है, जिसका एग्जाम में क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं है, केवल स्पेकुलेशन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, पर वो स्पेकुलेशन यूज आ रहा है आपके टेबल बनाने में। थर्ड कंसेप्ट आर्बिट्रेज है, जो कि अभी अभी हमने कंप्लीट किया है। अब उसके बाद आ रही है आपकी बारी हेजिंग की, पॉइंट नंबर 4।
देखो हेजिंग का मतलब क्या होगा, टू एलिमिनेट, हेजिंग का मतलब क्या होता है, टू एलिमिनेट ऑब्लिक रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस। तो आप पहले तो हर चीज का मीनिंग क्लियर रखना। आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि आपको रिस्क लेस प्रॉफिट कमाना है। तो आर्बिट्रेज जो स्ट्रेटेजी है वो अर्निंग की स्ट्रेटेजी है, पैसे कमाने की स्ट्रेटेजी है, ठीक है। स्पेकुलेशन नो डाउट पैसे कमाने की स्ट्रेटेजी है, पर उसमें लॉस भी हो सकता है। तो स्पेकुलेशन जो है वो जुआ है, उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आर्बिट्रेज जो है वो स्ट्रेटेजी है ओनली फॉर प्रॉफिट, लॉस की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है वहां पे। हेजिंग ना तो कोई प्रॉफिट की स्ट्रेटेजी है ना, और ना ही कोई स्पेकुलेशन है। हेजिंग क्या है एक्चुअल में, हेजिंग आपको ये समझा रहा है कि एक्चुअल में आपको कोई ना कोई कॉमोडिटी या तो खरीदनी है, अगर कॉमोडिटी पे बात करेंगे तो कॉमोडिटी खरीदनी है ना, या फिर आपने ऑलरेडी कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं। अब क्या करना है आपको, उनको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है कि फ्यूचर में प्राइस जो ऊपर नीचे होगी उसकी वजह से हमारे ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े, उसको हम बोलेंगे हेजिंग करना। आ रही बात समझ में? तो हेजिंग का इंटेंशन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटेंशन ऑफ हेजिंग, इंटेंशन ऑफ हेजिंग इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स अर्न करना इसका इंटेंशन नहीं है, इसका इंटेंशन है फ्यूचर में जो प्राइस ऊपर नीचे होने वाली है उससे प्रोटेक्ट करना। ठीक है क्या, आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं आपको, फॉर एग्जाम्पल इफ मिस्टर सत्यम wants to buy गोल्ड, गोल्ड खरीदना है इसको, कितना गोल्ड खरीदना है, सपोज 100 ग्राम्स गोल्ड खरीदना है इसको। शादी है सत्यम की, है ना, कब, मिस्टर सत्यम वांट्स टू बाय गोल्ड 100 ग्राम्स आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने बाद उसको 100 ग्राम का सोना खरीदना है। अच्छा लमसम आज क्या रेट चल रही है गोल्ड की, किसी को आइडिया है क्या? लमसम, एग्जैक्ट रेट की बात नहीं कर रहा, लमसम गोल्ड की क्या रेट है आज की डेट में? ना ना, बहुत ज्यादा होगा, 52,000 है ना, 50 से 52 हजार रुपए के आसपास रेट चल रही है आपकी। तो 52,000, मैं तो लमसम अप्रोक्स ले लेता हूँ 50,000, ठीक है। 50,000 रुपए 10 ग्राम की रेट है, पर वो मैं बात कर रहा हूँ 100 ग्राम की। तो 100 ग्राम की क्या रेट है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ देखो, इफ मिस्टर सत्यम वांट्स टू बाय गोल्ड 100 ग्राम्स आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है। एक तो ये पॉइंट लिखा हमने क्वेश्चन में। दूसरा, करंट, अच्छा करंट नहीं लिख के आपको वही लैंग्वेज लिख देते हैं, स्पॉट रेट। स्पॉट रेट क्या चल रही है गोल्ड की, 100 ग्राम्स की बात करूं तो 5 लाख चल रही है, ठीक है। 5 लाख रुपए मान लेते हैं हम लमसम। अब आपको क्या करना है, अब सोच के देखो, सत्यम नहीं सोचेगा, सब लोग सोचेंगे। क्या 6 महीने बाद आप गोल्ड खरीदने जाओगे तो आपको पता है क्या रेट लगने वाली है? वो रेट 4.5 लाख भी हो सकती है, 5.5 लाख भी हो सकती है, 6 लाख भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं अब जो लिखने वाला हूँ वो देखना, इट मीन्स सत्यम is worried about the rate of gold that will
be prevailing on 6 months later। ठीक है, तो इसको डर लग रहा है कि 6 महीने बाद क्या प्राइस होगी, कुछ भी हो सकती है, जबकि इसको एक्चुअल में खरीदना है। अभी मैंने आपको यही डिफरेंस बताया था, एक्चुअल में कुछ खरीदना है तो हेजिंग पे जाएंगे, एक्चुअल में कुछ नहीं करना तो आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी लगा के पैसे कमाओ। तो यहाँ पे अब करना क्या पड़ेगा इसे, सो टू एलिमिनेट दिस रिस्क सत्यम should hedge his transaction थ्रू, कैसे हेजिंग करनी है, थ्रू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल। अच्छा, फॉरेक्स में आपने पढ़ा था, कितने तरह की हेजिंग पढ़ी थी मुझे बताओ। दक्षिता बोल रही कॉल ऑप्शन खरीद लो। दक्षिता का आंसर तो सही है, पर अभी चैप्टर फ्यूचर का चल रहा है ना। आपका आंसर सही है, कॉल ऑप्शन खरीद लो, तो कॉल ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी काम करेगी यहाँ पे, पर फिलहाल तो हम फ्यूचर चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन वाला मैं यहाँ पे बता दूंगा तो ऊपर से जाएगा। चलो आप फॉरेक्स से कनेक्ट करके बताओ। फॉरवर्ड, एमएमएच, ऑप्शन, 3 स्ट्रेटेजी पड़ी थी वहां पे। यहाँ एमएमएच का तो कोई लेना देना ही नहीं है, एमएमएच तो 2 कंट्री के इंटरेस्ट रेट पे फर्क पड़ता था, है ना। तो यहाँ बची 2 स्ट्रेटेजी, फॉरवर्ड्स एंड ऑप्शन, और ये दोनों स्ट्रेटेजी यहाँ काम करेगी। फिलहाल चैप्टर फॉरवर्ड फ्यूचर का चल रहा है, तो यहाँ पे मैं फ्यूचर लिख रहा हूँ। इसी चीज में ऑप्शंस भी हो जा सकते हैं, ठीक है, तो वो ऑप्शन के चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। अब बताओ, ये एग्जाम्पल समझ के आपको क्या हेजिंग का इंटेंशन और मीनिंग समझ में आ गया क्या? आ गया। तो अब इसमें मैं और डेटा लिख रहा हूं आगे, और ज्यादा डिटेल समझने के लिए, ठीक है ना। अब मैं लिख रहा हूं, सपोज 6 मंथ फ्यूचर, 6 मंथ फ्यूचर जो चल रहा है गोल्ड का, वो चल रहा है सपोज 5,10,000। मैं 100 ग्राम के हिसाब से लिख रहा हूँ आपको, ठीक है। 6 मंथ फ्यूचर जो चल रही है वो चल रही है 5,10,000 रुपीज, एंड सत्यम बाइज द फ्यूचर, इसने फ्यूचर खरीद लिया, ठीक है जी। अब आप मुझे ये बताना, नाउ इफ 6 months later actual spot price of gold 100 grams, 2 सिचुएशन दे रहा हूं मैं आपको। अगर उस दिन एक्चुअल में मान लेते हैं गोल्ड हो गया 4,80,000 रुपए का, या एक्चुअल में हो गया 5.5 लाख, क्या होगा मुझे बताओ। पहले तो 480 पे बताओ, प्रैक्टिकली सोचो तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा जो चल रहा है टॉपिक। बताओ, आपने 5,10,000 रुपए का फ्यूचर खरीद लिया, और प्राइस हो गई गोल्ड की 4,80,000, क्या होगा, 30,000 का लॉस होगा। किस चीज में लॉस होगा, उसने तो प्रॉफिट लॉस के लिए कुछ किया ही नहीं था। सत्यम ने किस चीज के लिए ट्रांजेक्शन की थी, प्रॉफिट लॉस के लिए की थी या एक्चुअल में गोल्ड खरीदने के लिए की थी? एक्चुअल में खरीदने के लिए की थी ना। तो आप तो मुझे बताओ, एक्चुअल में आज उसको गोल्ड कितने रुपए में मिलेगा, एक्चुअल में गोल्ड कितने रुपए में मिलेगा? 480 इज द रॉन्ग, 480 इज रॉन्ग आंसर। 480 में मिल जाएगा उसको सोना। उसने अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है 5,10, तो उसको तो 5,10 में मिलेगा ना सोना। उसको तो 5,10,000 रुपए ही देने पड़ेंगे। लेकिन अब वो क्या सोचेगा, अब वो क्या सोच रहा होगा कि गलती कर दी मैंने,
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करके। अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो मुझे कितने में मिल जाता? ठीक है, तो यहाँ एक बोल सकते हैं हम, नोशनल लॉस हुआ है उसे 30,000। क्या बोलेंगे? नोशनल लॉस। देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सत्यम एस। अच्छा एक चीज, ये ऑफिशियल है। आप वैसे प्रैक्टिकली सोचोगे तो होगा क्या, एक्चुअल में क्या होगा? एक्चुअल में वही होगा, आपने फ्यूचर पहले क्या कर रखा था, खरीद रखा था। तो आज आप क्या करोगे, फ्यूचर सेल करोगे। और आज अगर फ्यूचर सेल करोगे तो कुछ नहीं होगा, बट इसका प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट होगा, है ना। तो आपको नेट इफेक्ट देखना है वो क्या होता है। तो इसका प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट होगा, और प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट क्या रहेगा, 30,000 माइनस। और दूसरी इसको क्या करना पड़ेगा, बाय गोल्ड। ये गोल्ड खरीदेगा स्पॉट में, क्या रेट में खरीदेगा, 4,80,000 रुपए इसकी जेब से जाएंगे। तो नेट देखो इसकी जेब से कितना गया, 5,10,000 रुपए। ठीक है, ऐसे इधर आ जाओ। इधर क्या करेगा ये, फ्यूचर बाय कर रखा था, फ्यूचर सेल करेगा। फ्यूचर सेल करने पे कुछ नहीं होगा, बट प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट कितना होगा, प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट। देखो सेटलमेंट में इसको 40,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। पर अब इसको खरीदना भी तो पड़ेगा जाके। अब ये बाय करेगा गोल्ड स्पॉट में, बाय गोल्ड इन स्पॉट। और कितने रुपए जाएंगे इसकी जेब से, 5.5 लाख। तो इसकी नेट कॉस्ट कितनी होगी, 5,10,000। देखो कुछ भी हो जाए, अब इसी को हम बोलेंगे प्राइस। कुछ भी हो जाए मार्केट में, हमारी नेट कॉस्ट क्या होने वाली है, फिक्स। तो क्या हमने फ्यूचर की प्राइस फ्लक्चुएशन को एलिमिनेट कर दिया या नहीं किया? कर दिया। इसी को बोलते हैं हेजिंग करना। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, क्लियर है तो आगे आ जाते हैं इसके टॉपिक पे। हेजिंग जो है, देखो हेजिंग में आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू देखने हैं। हाँ जी, नोट करना है, बिल्कुल नोट करो इसको। अभी तो याद हो जाएगा, बाद में पढ़ोगे तब कैसे पता लगेगा। पूरा नोट कर लो फटाफट जो मैंने लिखा है अभी। सब सब नोट करो। हो गया सबका? सर जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके लिए ये नोशनल लॉस और प्रॉफिट इज एक्चुअल लॉस एंड प्रॉफिट। देखो जिससे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो उस बंदे ने केवल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, तो उसके लिए तो वो हेजिंग है ही नहीं ना, उसके लिए तो वो स्पेकुलेशन है। आप जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो उसके लिए देखना है आपने आपने क्या किया है, स्पेकुलेशन किया है, आर्बिट्रेज किया है या हेजिंग की है। हो गया सबका नोट?
चलो अब यहाँ पे नीचे नोट करो, कंसेप्ट में हेजिंग जो होगी ना वो दो तरीके से होगी आपकी। हेजिंग जो होगी वो दो तरीके से होगी, एक डायरेक्ट हेज और दूसरा हम बोलते हैं क्रॉस हेज। क्रॉस हेज भी बोल दो या इनडायरेक्ट हेज भी बोल सकते हो। डायरेक्ट हेज means hedging through future of same underlying. For example, gold is hedged through gold future. ठीक है ना, जैसे एग्जांपल ऊपर लिखा है मैंने, तो ऊपर वाला जो एग्जांपल है वो डायरेक्ट हेजिंग का है। मुझे गोल्ड की हेजिंग करनी है तो मैंने गोल्ड का फ्यूचर ही लिया है ना, तो उसको डायरेक्ट हेज बोलते हैं और वो इजी है हेजिंग करना। क्रॉस हेज में क्या होता है? क्रॉस हेज में क्या होता है देखो, मींस हेजिंग थ्रू इंडेक्स। इंडेक्स मतलब जो आपने पोर्टफोलियो चैप्टर में पढ़ा था ना, मार्केट पोर्टफोलियो, उसको बोलते हैं इंडेक्स। एग्जाम्पल निफ्टी, ठीक है ना, बहुत से इंडेक्स होते हैं, कोई भी इंडेक्स यूज ले सकते हो, उस इंडेक्स से हेज करना उसको हम बोलते हैं क्रॉस हेज। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए हैज पोर्टफोलियो ऑफ 50 शेयर्स, 50 शेयर्स का पोर्टफोलियो है उसके पास, एंड ही इज hedging his portfolio through निफ्टी। ठीक है, कैसे हेजिंग होती है वो अभी हम सोल्व करके देखेंगे। लिखो फटाफट। हेजिंग दो तरीके से होगी, या तो डायरेक्ट हेज होगी या क्रॉस हेज होगी। डायरेक्ट हेज जिस चीज की हेजिंग कर रहे हो उसी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से हेजिंग करते हैं। क्रॉस हेज हेजिंग किसी की भी कर रहे हो, इंडेक्स से अगर हेजिंग कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस हेज। नोट हो जाए तो बता देना मुझे। सर फ्यूचर इंडेक्स और फॉरेक्स का भी हो सकता है क्या? फ्यूचर इंडेक्स और फॉरेक्स, सही लिखा है क्या आपने? फ्यूचर इंडेक्स और फॉरेक्स का भी हो सकता है क्या सर? जैसे अपन ने शेयर्स एंड कमोडिटी का पढ़ा है, हाँ हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? फॉरेक्स में पढ़ा नहीं क्या आपने हेजिंग? फॉरेक्स में फ्यूचर से पढ़ा था ना फ्यूचर। अच्छा इंडेक्स पूछ रहे हो आप उसका, हो सकता है बिल्कुल। हमने फॉरेक्स में जो हेजिंग पढ़ी है ना फॉरवर्ड वाली, वो पढ़ी है डायरेक्ट हेजिंग। क्रॉस हेज शॉर्ट में ब्रीफ करना है, ठीक है, शॉर्ट में तो अभी बता ही रहा हूँ, बाकी ये डिटेल में पढ़नी है भी आपको। क्रॉस हेजिंग का मतलब क्या होता है कि आपने पोर्टफोलियो ले रखा है, इस एग्जांपल से समझो। आपके पास 50 शेयर है ना, 50 शेयर आपने ले रखे हैं रिलायंस, टाटा, टीसीएस, फलाना डिगाना। अब वो 50 शेयर्स आपने ले रखे हैं और उनको आपको हेज करना है। तो एक तो हेजिंग होती है कि आप उन सबके इंडिविजुअली फ्यूचर से हेज करो, जैसे रिलायंस की हेजिंग तो रिलायंस का फ्यूचर लो,
टाटा की हेजिंग तो टाटा का फ्यूचर लो, पर ऐसा नहीं करके आप क्या कर रहे हो, आप उन सबको एक साथ निफ्टी से हेज करने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या हेजिंग हो सकती है क्या, पहला तो ये क्वेश्चन है। बिल्कुल हो सकती है, वो होगी अगर हेजिंग तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा क्रॉस हेज। वो कैसे होगी वो अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ओके, जो प्रीवियस टॉपिक था फ्यूचर, वैसे ही अपन इंडेक्स एंड फॉरेक्स का भी फ्यूचर खरीद सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल खरीद सकते हैं। ठीक है दक्षिता, चलो अब पहले तो इनडायरेक्ट हेज को देख लेते हैं एक बार। डायरेक्ट हेज तो आपको एक एग्जांपल मैंने ऊपर लिखाई दिया सिंपल सा। इनडायरेक्ट हेजिंग का मैं देख रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से आपको करना है। देखो एग्जाम्पल के साथ देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये है मिस्टर राम और इसने पोर्टफोलियो ले रखा है। इसके पास पोर्टफोलियो है सपोज 10 lakhs का। पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स लिख देता हूँ। देखो शेयर हो कमोडिटी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर निकालने का तरीका एक ही है। अब आप फील करते जाना थोड़ा। पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स है 10 लाख रुपए का, मतलब आपने 10 लाख के शेयर खरीद रखे हैं। अब आपको क्या डर क्या लग रहा है आपको? आपको डर लग रहा है कि फ्यूचर में शेयर्स डाउन जा सकते हैं। जैसे कोरोना चल रहा है तो आपको डर लग रहा है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि पोर्टफोलियो मेरा डाउन हो जाए। पर आप खुद के शेयर्स बेचना नहीं चाहते, ये चीज ध्यान रखना। अगर आप शेयर्स बेचना चाहते तो आप शेयर्स बेच देते, फिर डर ही खत्म हो जाता। पर आप अपने शेयर्स बेचना नहीं चाहते क्योंकि शेयर से शेयर होल्डिंग आ रखी है, डिविडेंड आता है। आप क्या करना चाहते हो, आप बस अगर शॉर्ट टर्म में कोई लॉस होता है उसको हेज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप हेजिंग कर रहे हो निफ्टी से। तो मैं बोल रहा हूं आपको सपोज 1 मंथ का निफ्टी फ्यूचर, 1 मंथ का निफ्टी फ्यूचर जो है सपोज वो चल रहा है आपका 10,000 पे। ठीक है, 1 मंथ निफ्टी फ्यूचर की रेट चल रही है 10,000। पोर्टफोलियो आपका शेयर्स का 10 लाख और बीटा, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो सपोज आपका है 2। अभी आप बीटा क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखना। बीटा क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब चीजें आपको आती है ऑलरेडी। बीटा का एक मीनिंग मैंने आपको समझाया था, वो किसी को याद है तो यहाँ पे मुझे बताओ। अगर आपके पोर्टफोलियो का बीटा 2 है तो इसका क्या इंप्लीकेशन होता है। देखो यहाँ क्वेश्चन में दो चीजें लिखा रहा हूं मैं आपको, एक पोर्टफोलियो और एक निफ्टी। निफ्टी का मतलब क्या होता है आपको पता है, ये मार्केट है ना, मार्केट पोर्टफोलियो को निफ्टी बोलते हैं। वेरी गुड, मार्केट से डबल रिस्की है ना। अगर पोर्टफोलियो का बीटा जो है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 2 का मतलब होता है कि मार्केट से डबल रिस्की है। इसका मतलब निफ्टी में अगर 10% चेंज आएगा तो आपके शेयर्स में कितना चेंज आएगा, 20%। अब हेजिंग कैसे होगी वो देखना। देखो आपका पोर्टफोलियो, सॉल्यूशन हेजिंग का कर रहे हैं हम। पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है, देखो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है आपके 10 lakhs। अभी मैं लोट वगैरह नहीं ले रहा हूँ, उससे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 10 लाख है और वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितनी दे रखी है, 10,000। अब होगा क्या, आपको 10 लाख अमाउंट हेज करनी है और फ्यूचर की वैल्यू चल रही है 10,000। तो एक बार वैल्यू को तो भूल जाओ, आपको 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो हेज करना है। तो एक फॉर्मूला मैं आपको लिखा रहा हूं, उसका लॉजिक समझ में आ जाएगा बाद में। हेज वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाइड बाई बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितनी है, 10 लाख, बीटा कितना है 2। तो 20 लाख की आपको हेजिंग करनी है। देयरफॉर 1 मंथ निफ्टी
टू बी सोल्ड इज इक्वल टू 20 लाख रुपए की हेजिंग करनी है, एक निफ्टी की प्राइस कितनी है 10,000, तो कितनी निफ्टी सेल करनी है आपको 200 निफ्टी। ठीक है, एक बार देखो धीरे धीरे, फिर इससे लॉजिक पकड़ते हैं। आपका पोर्टफोलियो कितने का है 10 लाख का, मतलब आपके पास शेयर्स कितने रुपए के हैं 10 लाख रुपए। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूं अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का है तो आपको इंडेक्स से अगर हेजिंग करनी है, इंडेक्स मतलब निफ्टी, निफ्टी से अगर आपको हेजिंग करनी है तो आपको निफ्टी कितने रुपए की परचेज करनी है या सेल करनी है। यहाँ हेज वैल्यू नहीं लिख के मैं दूसरे मीनिंग लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए। यहाँ मैं लिख देता हूं फ्यूचर टू बी सोल्ड। अच्छा, फ्यूचर बेचना है या खरीदना है वो आपको समझना है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, आपके पास जो पोर्टफोलियो है मतलब शेयर्स क्या कर रखे हैं आपने, प्लस कर रखे हैं ना। देखो दिस इज जीरो, जीरो पे आपने शेयर्स प्लस कर रखे हैं। एक महीने बाद बताओ क्या हो कि आपको लॉस हो जाए। शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो लॉस होगा या कम होगी तो लॉस होगा, बताओ। कम होगी तो लॉस होगा, सिंपल सी बात है। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये शेयर्स है, शेयर्स की वैल्यू अगर फॉल हो जाती है तो हमें क्या हो जाएगा लॉस। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्यूचर्स। बताओ फ्यूचर्स की वैल्यू, अगर मुझे शेयर्स में लॉस हो रहा है तो उसको कवर अप करना है मुझे फ्यूचर्स से। बताओ फ्यूचर्स की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा या घटेगी तो प्रॉफिट होगा। सॉरी, यहाँ पे फ्यूचर्स क्या करूं मैं, देखो अगर शेयर्स फॉल हो रहे हैं तो फ्यूचर्स भी फॉल होगा। अब बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फ्यूचर्स को मैं यहाँ पे बाय करूं तो मुझे प्रॉफिट होगा या सेल करूं तो प्रॉफिट होगा। देखो यहाँ मैं एफ माइनस करूंगा, यहाँ मैं एफ प्लस करूंगा, तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो स्ट्रेटेजी रटने में तो बहुत सिंपल है, लॉजिकली भी समझ सकते हो। तो अगर आपने शेयर्स को प्लस कर रखा है तो आपको फ्यूचर को क्या करना है माइनस करना है, तो ये आप ऑलरेडी जानते ही हो। डायरेक्ट हेजिंग में भी ऐसे ही होगा, इनडायरेक्ट हेजिंग में भी ऐसे होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है फ्यूचर्स टू बी सोल्ड। अब देखो अगर पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो फ्यूचर कितने का सेल करना है आपको, पोर्टफोलियो अगर 10 लाख का है तो फ्यूचर सेल करना है बीटा टाइम्स। वो क्यों करना है वो अभी लॉजिक से समझ में आ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ 20 लाख की निफ्टी सेल कर देना। अब एक निफ्टी की प्राइस 10,000 है तो टोटल नंबर ऑफ निफ्टी कितनी सेल करनी है, 1 मंथ निफ्टी टू बी सोल्ड, तो 200 निफ्टी फ्यूचर आपको सेल करनी है। क्लियर है क्या यहाँ तक स्ट्रेटेजी। एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे आपको डालना है केवल, वो क्या कि कितना बीटा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, इस वैल्यू का फ्यूचर आपको सेल करना है। अब होगा क्या वो देखो, मैं बात कर रहा हूँ 1 मंथ लेटर। ठीक है, 1 मंथ लेटर, केस 1, निफ्टी फॉल्स बाय 10%। देखो अगर निफ्टी 10% से गिरेगी तो मुझे कौन बताएगा निफ्टी के सेटलमेंट पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देयरफॉर प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट ऑफ निफ्टी। चलो बताओ, निफ्टी 10% से गिर गई, निफ्टी क्या कर रखी थी हमने सेल कर रखी थी, कितने रुपए की निफ्टी सेल कर रखी थी 20 लाख रुपए की, और 10% से अगर वो फॉल हो गई तो 10% का प्रॉफिट हो जाएगा 2 लाख रुपए का। सिंपल है एकदम सिंपल। चलो दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो क्या, अगर निफ्टी 10% से गिरती है तो मुझे बताओ पोर्टफोलियो कितने परसेंट से गिरेगा। 20% से। क्यों गिरा, क्योंकि यही तो बीटा समझा रहा था आपको, इसीलिए तो मैंने डबल एक्सपोजर लिया था निफ्टी में। ठीक है, बीटा का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो जितना फ्लक्चुएशन निफ्टी में आएगा उससे बीटा टाइम्स फ्लक्चुएशन पोर्टफोलियो में आएगा। अब मुझे बताओ अगर पोर्टफोलियो 20% गिरा तो पोर्टफोलियो में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस।
या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का 20%, कितना? 2 लाख का। देखो 2 लाख की वैल्यू, आपका 2 लाख का पोर्टफोलियो डाउन हो गया, 2 लाख आपने फ्यूचर से कमा लिया, तो बताओ क्या हेजिंग हो गई क्या? देयरफॉर नेट प्रॉफिट लॉस कितना हुआ आपको? नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इज इक्वल्स टू नील। तो हेजिंग का यही तो पर्पस था। अभी भी आपके पोर्टफोलियो इंटेक्ट है 10 लाख पे। एक्चुअल में आपका पोर्टफोलियो 8 लाख का हो गया, पर 2 लाख रुपए आपने फ्यूचर से कमा लिए, तो 2 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में पड़े होंगे। 8 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है। फ्यूचर तो बड़े काम का निकला। हाँ जी, फ्यूचर बड़े काम का है, इसीलिए तो फ्यूचर्स यूज लेते हैं हम हेजिंग करने। चलो केस 2 भी मैं पूछ रहा हूँ, बताना मुझे केस 2 में बताना क्या होगा। केस 2, केस 2 है निफ्टी जो है वो बढ़ गई आपकी सपोज 7.5% से। तो निफ्टी में क्या होगा बताओ? निफ्टी में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस होगा। 20 लैक्स का 7.5% कितना होता है? 1 पॉइंट 1.5 लाख का लॉस होगा, सॉरी यहाँ पे, हाँ माइनस में लिख देता हूँ। 1.5 लाख का लॉस हो गया। लेकिन निफ्टी अगर 7.5 से बढ़ेगी तो पोर्टफोलियो की वैल्यू कितने से बढ़ेगी बताओ? 15% से। वेरी गुड। और पोर्टफोलियो 15% से बढ़ेगा तो इसमें कितना प्रॉफिट होगा? 10 लाख का 15%, इसका मतलब 1.5 लाख। देखो 1.5 लाख फ्यूचर में लॉस हो गया, 1.5 लाख पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हो गया, तो नेट प्रॉफिट लॉस अगर बोलोगे तो जीरो। इसी को बोला जाता है हेजिंग। अब एक बार इसको देख लो, कुछ कुछ समझ में आ गया होगा इनडायरेक्ट हेज करने का क्या तरीका हो। नोट कर लो पूरा एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल नोट भी कर लो, इसको आज घर जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कल से हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। हो गया पूरा? नीचे का भी लिख लिया क्या, सारे केस, दोनों केस?
नोट हो जाए तो मैसेज कर देना। डन। देखो आज के लिए इतना ही है, इसको जाके एक बार रिवाइज कर लेना, कोई डाउट हो तो पहले कल क्लास में पूछ लेना। ठीक है, किसी का पेंडिंग है तो बता दो, अदरवाइज क्लास को ओवर करने जा रहा हूँ।